वेलकम माय यूट्यूब चैनल MS टीचिंग सेंटर। मैं MS सर। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस में मैं क्वेश्चन एक बताने जा रहा हूं, जो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी के तर्ज पे आप √2, √3, √7, √10, √11, √13 को सिद्ध कर सकते हैं। केवल अगर आप एक √5 समझ गए तो बाकी सारे सिद्ध हो सकते हैं। √8 भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन उसको हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन 2 बताऊंगा तो वहां पर उसको सिद्ध करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ बात की जानकारी होनी चाहिए। पहला, परिमेय संख्या का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, अपरिमेय संख्या का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, सआभाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा, गुणनखंड का ज्ञान होना चाहिए। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ज्ञान मेरे टाइप ऑफ नंबर में पढ़ सकते हैं, जो वीडियो के प्ले वीडियो में जो आपको बताया गया उसमें आप देख सकते हैं। उसी प्रकार गुणनखंड का भी और सआभाज्य संख्या का भी। फिर भी मैं इसका जिक्र करते हुए इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमको परिमेय संख्या का ज्ञान होना चाहिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर जैसे a/b के रूप में होता है, जहाँ b≠0। जैसे आप लिखिए 3/4, 6/8, 1 या 1 छुपा हुआ है नीचे, 0 भी लिखिए, उसके नीचे ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं रहता है, इरेशनल नंबर, ये p/q के रूप में नहीं रहता है, यानी a/b के रूप में नहीं रहता है। और b=0 भी हो सकता है, जैसे √5, √3, √2 ये सारे आ जाते हैं। अब आता है हमको सआभाज्य संख्या समझना। सआभाज्य संख्या में हम 2 संख्या लेते हैं। जो भी ये 2 संख्या होगा उसका HCF जो है 1 आता है। वही 2 संख्या जो है सआभाज्य संख्या कहा जाएगा। अब आता है हमारा गुणनखंड। ये गुणनखंड किससे रिलेटेड है अभी हम आपको बताएंगे। गुणनखंड कहता है कि कोई संख्या दिया है, इस संख्या को जो संख्या, यानी फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, ये संख्या 6 है, इस 6 को जो संख्या कटा देगा वो इसका, ये संख्या जो होगा इसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 6 को 1 कटा देगा, विभाजित कर देगा, 2 भी इसको विभाजित कर देगा, 3 भी विभाजित कर देगा, और 6 भी इसको विभाजित कर देगा। इसका मतलब ये संख्या जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है। ये संख्या जो है इसका गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इतना तो जानकारी है। सआभाज्य संख्या में क्या होता है कि अगर हम 2 संख्या लेते हैं जिसका HCF, जैसे हम 3 और 7 लिए, इसका HCF कितना होगा, तो हम 7 में भाग लगाए, 3 दूनी 6, 1, HCF आ गया मेरा 1। इसका मतलब हुआ आप एक गुणनखंड विधि द्वारा भी HCF निकालते हैं, तो उससे भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। 1 और 7, यानी जो कॉमन फैक्टर होता है उसका लोएस्ट लेते हैं, तो 1 यहाँ पे कॉमन है, यही HCF। यानी सआभाज्य संख्या का अब हम लोग विस्तार से थोड़ा सोच रहे हैं उस पर। सआभाज्य संख्या जो भी होगा, इसका मतलब हुआ कि उसका HCF 1 होगा। ये तो जानकारी है। एक और इसमें हम लोग कड़ी जोड़ते हैं, एक और इसमें हम लोग ज्ञान ऐड करते हैं, वो है कि जो भी सआभाज्य संख्या होगा वो मात्र 1 से ही दोनों संख्या विभाजित होंगे।
एक के अलावा उसके अभाज्य गुणनखंड में कोई कॉमन एक के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो सकता। यही महत्वपूर्ण चीज है, इसी से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। यानी इससे हमको बात ये पता चला कि स्वाभाज्य संख्या जो स्वाभाज्य संख्या होता है उसका गुणनखंड जो होगा कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र एक होगा, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। इतना हमको ये बात पता चल गया। देख लीजिए आप यहाँ पे 3 और 7 का जब हम निकाले तो कॉमन एक के अलावा दूसरा कोई नहीं आ सकता। कोई भी आप स्वाभाज्य संख्या अगर लेकर इसका गुणनखंड निकालिएगा तो देखिएगा कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र केवल एक आएगा, एक के अलावा नहीं आएगा। ये क्या बताता है कि केवल एक ही एक ऐसा संख्या है जो स्वाभाज्य संख्या को घटा सकता है, विभाजित कर सकता है, बाकी कोई दूसरा संख्या नहीं है कि दोनों को विभाजित कर सके। इतना हमको ज्ञान मिल गया। इतना ज्ञान अगर हो गया तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और तब क्वेश्चन पे विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा ये सिद्ध करना है, बहुत सारा ऐसा सिद्ध होता है कि LHS और RHS से हम लोग सिद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ पर LHS और RHS का बात नहीं है। यहाँ पर सीधे कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ कुछ बात होता है जिसको हम लोग मान लेते हैं पहले सही कि चलो वो अपरिमेय नहीं होकर परमीय है, और उस पर विचार करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ गलती निकलता है और बाद में हम लोग अफसोस खाते हैं कि ये गलती इसलिए हो रहा है कि हम लोग इसको ये चीज़ माने हैं। चलिए कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। मानिए 2 व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति में वार्तालाप हो रहा है किस चीज़ को लेकर, तो जूता जो होता है उसको लेकर वार्तालाप हो रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि जूता जो है हाथ में पहना जाता है और एक व्यक्ति कह रहा है कि जूता पैर में पहना जाता है। दोनों में ये लड़ाई चल रही है। एक पतला दुबला व्यक्ति है और एक मोटा है। मोटा जो व्यक्ति है हट्टा कट्टा वो कह रहा है कि नहीं हाथ में पहना जाता है। जो पतला दुबला है वो कह रहा है नहीं पैर में पहना जाता है। आप स्पष्ट रूप से अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आपको पूरी तरह से ज्ञान है, इसका भली भांति ज्ञान है, तो आप क्या कहिएगा? आपको तो मालूम है कि जूता जो पैर में पहना जाता है, लेकिन वो हट्टा कट्टा व्यक्ति है, उसको आप वैसे ही बोलिएगा तो गुस्सा में मार भी सकता है आपको। तो जरूर उसके बात को पहले सहमति दीजिए और कुछ ना कुछ उसमें गलती निकाल कर उसको आभास कराइए कि तुम जो ये विरोध कर रहे हो ये तुम्हारा विरोध गलत है। तो अब आप मानिए पहुंचे वहां पे, तो बोलिए कि ठीक है मान लेते हैं भाई साहब कि जूता हाथ में ही पहना जाता है। ठीक है आप हाथ में पहन लीजिए और थोड़ा आप एक वस्तु उठा के बताइए, हमको दीजिए। हाथ में है, हाथ का पहनने वाला सामग्री है, तो जरूर आप कोई वस्तु हाथ से उठा सकते हैं। जब जूता में हाथ घुसाइएगा तो कोई वस्तु उठेगा? जाहिर सी बात है नहीं उठेगा। जब उस व्यक्ति हाथ में जूता पहना और कोई वस्तु उठाने गया तो नहीं उठा। तो बोला कि देखिए ये इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि आप जो ये धारणा कर रहे हैं हाथ में पहना जाता है ये गलत है, इसीलिए आपसे वो वस्तु नहीं उठ रहा है। तो उसको स्पष्ट हो जाएगा, उसको रियलाइज हो जाएगा, उसको विरुद्ध जो कर रहा था उसका आभास हो जाएगा कि ये विरोधाभास हमारा गलत है, ये हाथ में नहीं पहना जाता है बल्कि पैर में पहना जाता है। और इस तरह से उस कंक्लूजन को खत्म कर दी। तो पहले आपने उसको मनाया कि हाँ चलिए हाथ में ही पहना जाता है, और बाद में उसमें गलती निकाला कि कोई वस्तु उठा के दिखाइए और वो उठाने जाता है और नहीं उठ पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 2 व्यक्ति के बीच में कैसे हम लोग सिद्ध कर दिया कि जूता हाथ में नहीं पहनकर बल्कि पैर में पहना जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। इसमें पहले हम मान लेंगे और उस गलती को वहाँ पर रियलाइज कराएंगे, आभास कराएंगे, और तब हम वहाँ पे हम सिद्ध कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारा तो स्वाभाज्य संख्या का। स्वाभाज्य संख्या का सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। इसीलिए स्वाभाज्य संख्या को समझिए कि जब भी 2 स्वाभाज्य संख्या होंगे तो उसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड, इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इसी का उपयोग है। एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा
वो केवल एक होगा, एक के अलावा कभी दूसरा नहीं हो सकता है। स्वाभाविक संख्या अगर 2 है तो उसका एक केवल है जो वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो अब लोग चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे बनाते जा रहे हैं, वहां पे हम समझाते चलेंगे। पहले हल लिखते हैं और मान लेते हैं, माना कि √5 एक परमीय संख्या है। सोचिएगा, मान लिया कि जूता जो है हाथ में ही पहना जाता है, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। √5 एक परमीय संख्या है जो a/b के रूप में है। जब परमीय संख्या तो जरूर a/b के रूप में होगा, रूप में है, जहां a और b, जहां a और b स्वाभाव संख्या है। गौर कीजिएगा, यहां पर जो हम a और b संख्या जो लिए हैं, a और b वो स्वाभाव संख्या है तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। इतना क्लियर हो गया। अब हम √5 को ही तो माने हैं a/b। अब क्रॉस गुना करते हैं तो a बराबर हो जाएगा मेरा √5b। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये का स्क्वायर होगा, ये √5b का स्क्वायर होगा। तो ये का स्क्वायर बराबर ये रूट और रूट ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये इसलिए होता है क्योंकि रूट का पावर जो होता है, रूट का मतलब ये होता है 1/2, यानी इसका मतलब हुआ इसका पावर 1/2 है और इसमें जब 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5। तो ये केवल 5 निकला। फिर b का भी स्क्वायर होगा तो b यहाँ पे हो गया। अब ये मेरा निकला। अब यहाँ पे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 5, ये जो भी संख्या बन रहा है ये इसके बराबर है। इसका मतलब जरूर ये 5 इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड के बारे में यहाँ पे बताएं। ये 5 जरूर इसको विभाजित करेगा, यानी जरूर इसमें ये 5 इसके संख्या में गुणनखंड होगा। तो हम लिख सकते हैं 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है। तो जब 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है तो जरूर a का भी गुणनखंड होगा, इसीलिए 5 a का भी गुणनखंड है। पांच a का भी गुणनखंड है। फिर आगे अब चलते हैं। फिर माना कि a बराबर 5c। अब ये क्यों ये हम लिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमको b से भी कनेक्ट करना है, a और b के बीच में संबंध बताना है, इसलिए अब इस दोनों से एक संबंध बना रहे हैं। ये कैसे बना, तो सोचिए कि ये 5 जो है a का अभाज्य गुणनखंड है। 5 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो 5 जो है a का अभाज्य गुणनखंड है। तो अब यहाँ पे सोचिए जरा, जरूर अगर मानिए यहाँ पे 10 है तो इसका 10 का अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। 6 पे समझाए, वहाँ 6 ही हम लेते हैं। एक की जगह अगर 6 है, सॉरी, तो ये 5 है तो गड़बड़ हो जाएगा, 10 ही लेते हैं। तो 10 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1 2 5, तो ये 5 10 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है। तो इस 5 में क्या गुना करेगी कि ये 10 के बराबर हो जाएगा, तो 2 किया, तो ये 2 क्या है, c, इसी को c ले लिया यहाँ पे। तब ये दोनों बराबर हो गया है कि नहीं, देखिए तो ये 5 है 2, ये 2c हम लिए हैं। और c क्या है, तो कोई पूर्णांक संख्या है, तो इसीलिए लिख देते हैं माना a बराबर 5c, जहां c कोई पूर्णांक संख्या है।
पूर्णांक संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। इतना लिख दिए। अब इसी को 5 बराबर AC को समीकरण 1 में A बराबर 5C रखने पर, अब ये A बराबर 5C को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। किसके जगह पर? A के जगह पर हम लोग 5C रख रहे हैं। तो A देखिए मेरा A यहां पर A रहा। A की जगह पर हमको कितना रखना है? 5C। तो इस समीकरण 1 में A के जो ये A स्क्वायर ऐसे है, समीकरण 1 मेरा यही है, तो A की जगह पर हमको रखना है क्या? 5C। तो यहाँ मिटा दिए और यहाँ पे हम 5C रख दिया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका। तो जब ऐसा होगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 C का स्क्वायर यानी 5B स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर 5C का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 5 भी B का गुणनखंड होगा, B स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे 5B स्क्वायर का गुणनखंड है, इसीलिए 5B का भी गुणनखंड होगा। गुणनखंड है। इतना हमको पता चल गया, इतना हमको मालूम चल गया। तो अब यहां गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सवाभाज्य संख्या को अब उपयोग मेरा आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे B का भी गुणनखंड है, तो लिखेंगे अब अर्थात 5 A और B दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों का उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां देख लीजिए कि ये 5 जो है A और B दोनों में गुणनखंड आ रहा है, लेकिन अब आपको शौक लगेगा कि हम A और B को तो सवाभाज्य संख्या माने थे, उसका जब भी कॉमन गुणनखंड आएगा तो वो 1 ही आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? 5 क्यों आएगा? 5 तो नहीं होना चाहिए। तब आपके रियलाइज होगा कि वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने √5 को परमीय मान लिया है, अर्थात √5 इस विरोध का कारण है, अर्थात √5 परमीय संख्या नहीं होकर अपरमीय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 आएगा, लेकिन ये 5 कैसे हो गया? क्योंकि ये भी तो मेरा सवाभाज्य संख्या है। अब यहाँ गलती खोज दिए, तो हम अब लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु A और B तो सवाभाज्य संख्या है, सवाभाज्य संख्या है। इस विरोधाभास का कारण √5 को परमीय मानना है, परमीय संख्या मानना है। अतः √5 परमीय संख्या न होकर अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। यहां पे मेरा ये सिद्ध हो गया। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी पर हम ये सब को भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर चलिए हम लोग √2 को सिद्ध करते हैं, तो कुछ नहीं, ये सब यही लिखेंगे। हम यहाँ पर केवल √2 कर देंगे, यहाँ पे भी √2 हो जाएगा, तो जरूर यहाँ पे भी √2 हो जाएगा, तो जरूर यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 2 निकल जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा। केवल नंबर बदल रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी मेरे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। केवल नंबर बदल दीजिए, कहानी सब वही रहेगा। तो इस तरह से आप √2 को भी
सिद्ध कर सकते हैं। उसी तरह √3 भी रख सकते हैं, उसी तरह √10 भी रख सकते हैं, √2 रख सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मिलेंगे, जिसमें वो भी क्वेश्चन इससे पूछेगा या क्वेश्चन 2 से पूछता है। तो इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।